बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके जरूर देखें। और किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और इस तरीके से सारी चीजें आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करवाई जाती है ताकि आपको दिक्कत आए ही ना। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स आ जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल पैनिक मत हुई, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया रहता है। और बाकी बेटर सर्विस के लिए आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें विकास स्टडी पॉइंट के लिए, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से उसमें इनरोल होना और कैसे करना है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब भी हम YouTube पे स्टडी करते हैं तो बहुत सारा एड्स चलता है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक तो बचते बचाते आप लोग YouTube पे पहुंचते हो, वीडियो सर्च करते हो और जब वीडियो में इनरोल होते हो तो जैसे ही 1 मिनट 2 मिनट होगा वैसे ऐड आना शुरू हो जाएगा। और ऐड आना क्यों स्टार्ट हो जाता है? इसलिए क्योंकि हम उस पर एडसेंस लगा रखे हैं। तो बेसिकली ये है कि थोड़ा सा इनकम जनरेट हमें भी हो। और आपको बताया एजुकेशन चैनल पे इतना इनकम होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग की बेटर सर्विस के लिए मैंने आपको बताया आप हमारे एप्लीकेशन पे जरूर आइए। एप्लीकेशन पे मात्र मिनिमम आपको प्राइस देना है और आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे तो इसकी वजह से आपको स्टडी बेटर देखने को मिलेगी, उसमें कोई एड्स वगैरह नहीं है, ठीक है। चलिए हर एक लेसन को हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है अपना कंप्लीट हो गया है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि मेसोपोटामिया में जो शहर थे जैसे उरुक, मारी, इनकी क्या विशेषताएं थी, ये किस तरीके से बने हुए थे और कैसे वहाँ पर सारी दैनिक क्रियाक्रम होते थे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि खानाबदोश लोगों की वजह से शहरी जीवन पे क्या क्या खतरा था, मंदिरों का निर्माण किस तरीके से करवाया जाता था, मालों की आवाजाही किस तरीके से होती थी दूसरे देशों में, किन किन चीज़ों का आयात और निर्यात किया जाता था मेसोपोटामिया में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मेसोपोटामिया की उपलब्धियां, इसके बारे में बात करेंगे। उपलब्धियों का मतलब क्या होता है? अचीवमेंट, ठीक है। तो देखिए टॉपिक अपने सामने क्या लिखा है कि दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर तथा राजा। अब यहाँ पे हम मंदिरों के बारे में बात करेंगे, मंदिरों के साथ साथ यहाँ पे राजाओं की बात करेंगे कि राजा किस तरीके से प्रशासन चलाते थे और आगे चल के उन्होंने किस तरीके से मंदिरों पर अपना नियंत्रण किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया, जिसे आज इराक के नाम से जाना जाता है, में लोग गांव में बसने लगे थे और धीरे धीरे ये गांव शहर में बदल गए। यानी कि सबसे पहले ये कहाँ बसना शुरू कर दिए थे? गांव में, और गांव ही क्या बनने लगा था? शहर बनने लगा था, ठीक है। गांव ही क्या बनने लगा था? शहर बनने लगा था। कुछ बस्तियां जैसे उरुक, लागास समय के साथ बहुत विकसित हो गए थे। आप कहोगे चलो उर का नाम तो आपने सुना है, उरुक का नाम आपने सुना है, मारी का नाम आपने सुना है, लेकिन ये लागास क्या है? बेसिकली लागास भी एक शहर ही था जो कि उरुक से लमसम 20 किलोमीटर 20 या 22 किलोमीटर के दूरी पे था, जो कि पूरब में था, ठीक है। तो उसका भी विकास हुआ था। अब बात करते हैं मंदिरों का महत्व। देखिए मंदिरों के महत्व की अगर मैं बात करूं तो हर शहर में मंदिर सबसे प्रमुख इमारत होता था। मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो मंदिरों में एक तो अच्छा खासा टाइम लगता था उसको बनाने में, और दूसरे नंबर पे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था और जो कि ऊंचा बनाया जाता था, ठीक है। आगे यह देवी देवताओं का घर माना जाता था। जिस प्रकार से हमारा एक घर होता है जहाँ पे हम रहते हैं, ऐसा माना जाता था कि ये देवी देवताओं का घर है। जैसे उर के मंदिर में चंद्र देवता जिसको नन्नान की पूजा होती थी, ठीक है। दूसरा है उरुक में इन्नाना की पूजा होती थी जो कि युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती थी, ठीक है। यानी कि चंद्र देवता और दूसरा है इन्नाना की पूजा होती थी, ठीक है, जो कि युद्ध और प्रेम की देवी इनको माना जाता था। और ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। आगे मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बहुत बड़े और भव्य होते चले गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मंदिर है वो इस तरीके से बनाया जाता था, काफी बड़ा बनाया जाता था। आगे चल के आप ये भी पढ़ोगे कि कई सारे मंदिरों को बनाने में 5-5 साल लग जाते थे और उसमें बहुत सारे व्यक्ति काम करते थे, ठीक है। आगे मंदिर के चारों ओर कई सारे कमरे होते थे, आंगन होते थे, जैसे एक छोटा सा शहर। यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से डिजाइन किया जाता था, इस तरीके से बनाया जाता था कि ये काफी बड़े दिखते थे। लोग मंदिर में अन्न, दही, मछली इत्यादि चीज चढ़ाते थे
और ये सब देवता को प्रसन्न करने के लिए होता था। यानी कि इनका ये मानना था कि अगर हम अन्न चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, मछली भी चढ़ाएंगे तो इससे जो देवता हैं प्रसन्न होंगे और इस वजह से इनकी जो तरक्की है वो अच्छी खासी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं राजा तथा मंदिर, इसमें क्या है, शुरुआत में मंदिरों के जो पुजारी ही शहर का संचालन करते थे। क्योंकि देखो जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित मतलब एक तरीके से पंडित जो होते हैं, कुछ भी अगर काम होता था तो पंडितों से पूछा जाता था किस तरीके से करना है, क्या है। तो ये पूरा राज्य का संचालन करने का जो काम होता था ना, ये पुरोहितों के हाथ में था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के लेकिन समय के साथ राजा का पद बना और जो कि युद्ध में लोगों की रक्षा करता था और फिर ये मंदिरों पर अपना अधिकार जमा लिया। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। यानी कि ये कहा जाता था कि जो देवता है ना, देवता ने राजा को इसलिए भेजा है, इसलिए ताकि वो हम पे शासन कर सके और वो एज अ प्रतिनिधि के तौर पे काम कर सके। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे टीचर मॉनिटर को चूज करता है ना ताकि पूरे क्लास को डिसिप्लिन में रख सके, ऐसा ही समझो कि जो देवता है उन्होंने राजा को चुन रखा है ताकि जनता पर राज कर सके। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं मंदिर की संपत्ति तथा काम। अब मंदिर की संपत्ति की बात कर लेते हैं कि संपत्ति कहाँ कहाँ तक होती थी, और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं काम, किस तरीके से वहां पे काम होता था। तो देखिए मंदिरों के पास खेत, जानवर, मछली पकड़ने के स्थान इत्यादि होते थे। मतलब कहा जाए तो जैसे मान लेते हैं मंदिर है तो मंदिरों के आसपास के जितने भी खेत हो गए ये इनके अंडर आता था। साथ ही साथ जानवर पाले जाते थे, साथ ही साथ यहाँ पे तालाब भी होता था जहाँ पे मछलियों को पाला जाता था। ठीक है, तो ये कहा जाता था जितनी भी चीजें है ना ये सब मंदिर की प्रॉपर्टी में आती है और यह माना जाता था कि देवता ही इन सब के मालिक है और लोग देवताओं के सेवक बनकर वहां पर काम करते हैं। मंदिर आर्थिक और धार्मिक दोनों के केंद्र माने जाते थे। किसके किसके, एक तो आर्थिक चीजों के, दूसरा धार्मिक चीजों के। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आज भी अगर आप देखेंगे जो गांव से बिलोंग करता है तो उनको ये बात पता होगी कि साल में हम पूजा चढ़ाते हैं ना, खेत में जाके हम पूजा चढ़ाते हैं। वहाँ पे जो देवता लोग होते हैं उनको पूजा देनी पड़ती है। कहा जाता है कि हम अगर पूजा देते हैं तो इससे हमारी जो फसल है अच्छी होगी, है ना, बरकत होगा, इस तरीके से। तो ये वही है जो उर और इन्नाना जो है ना, जो हमने बात किया, चंद्र और इन्नाना। ठीक है, तो ये वही है, इनको ही देवता माना जाता था और कहा जाता था जितनी भी चीजें हैं, चाहे तालाब हो गया, चाहे जहाँ पे मछली पाली जाती है, चाहे जानवर हो गया, चाहे खेत हो गया, सब इनके ही अंडर आता है और ये इन सब चीज की रक्षा करते हैं और आज हम जो हैं इन्हीं के बदौलत हैं, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मंदिर किस हिसाब से वहां पे था और कैसे कैसे वहां पे काम होता था। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, क्या लिखा है कि भूमि उपजाऊ होने के बाद भी कई बार कृषि संकट क्यों आ जाता था। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो प्रकार की नदियां थी, एक था दजला, दूसरा था फरात। अब ये नदियां थी, नदियों के आसपास का जो भूमि होता है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए क्योंकि नदियों के साथ बारीक मिट्टी आती है और उसकी वजह से जो फसल है फसल काफी अच्छी खासी होती थी। ठीक है, लेकिन उपजाऊपन तो था, लेकिन फिर भी कई बार संकट क्यों देखने को मिल जाता है। देखिए इसके कई सारे कारण हैं, वही हम बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, फरात नदी की अनियमितता। अनियमितता का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ नियम नहीं था। कहोगे नियम का मतलब क्या हुआ, देखिए कई बार ऐसा होता है कि नदियों से जो पानी आता है, मान लेते हैं कई बार ज्यादा आ गया तो फसल तो बर्बाद हो जाएगी क्योंकि पूरा का पूरा पानी आ जाएगा। कई बार नदियों में पानी कम हो जाता था तो फिर भी फसल चौपट हो जाती थी। यानी कि नदियों में पानी ज्यादा होने से भी फसल खराब, नदियों में पानी कम होने से भी फसल खराब, क्योंकि उस समय तो मशीन और ये सब चीजें तो थी नहीं जिसकी वजह से सिंचाई अच्छी खासी की जा सके। ठीक है, तो लोग उसी पे नहरों को बनाकर ये सारी चीज करते थे, तो इसकी वजह से दिक्कतें हो जाती थी। तो अनियमितता का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी वहां पे रूल्स नहीं था। मतलब ये नहीं कि हाँ फरात नदी में बहुत ही डिसिप्लिन में पानी आएगा, बहुत ही नियमित तौर पर पानी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा पानी आ जाता था जिससे फसलें डूब जाती थी और कभी कभी जो नदियां हैं अपना रास्ता अलग बना लेती थी। ठीक है, रास्ता अलग बनाने का मतलब क्या होता है, जब बाढ़ आता है ना तो बहुत सारे कटाव होते हैं और बहुत सारे कटाव होने के बाद एक नया रास्ता बन जाता है और सारा पानी वहां डाइवर्ट हो जाता है। तो कभी नदी रास्ता बदल लेती थी जिससे खेत सूख जाते थे, सूखा पड़ जाता था। तो पहला कारण तो हमें ये समझ में आ गया फरात नदी की अनियमितता। दूसरे नंबर पे आता है गांव का बार बार उजड़ते रहना। ठीक है, गांव बार बार उजड़ता क्यों होता,
क्योंकि दूसरे इस पे आक्रमण कर देते थे, और जब इस पे आक्रमण करते थे तो उनको छोड़ के भागना पड़ता था। तो क्या लिखा है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों से पता चलता है कि गांवों को समय समय पर फिर से बसाया जाता था और इसकी वजह से दिक्कतें होती थी। तो ये दो कारण हमने समझ लिया। तीसरे कारण की बात करते हैं, मानव निर्मित समस्याएं। कई बार ऐसा होता था कि जो मानव निर्मित समस्याएं हैं, मानव निर्मित कैसे भाई, मान लेते हैं नदियों से पानी आ रहा है, तो नदियों से पानी आ रहा है तो ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, नदियों में पानी अगर कम है तो ये यहाँ पर ये बांध बना लेते थे, और बांध बनाने के बाद जो ऊपर का जो खेत है ना, यहीं पे सारा पानी डाइवर्ट कर लेते थे, नीचे पानी नहीं आने देते थे, और इसकी वजह से फिर नीचे और ऊपर में लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जो लोग नदी के ऊपर भाग में रहते थे वे ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे, और इसकी वजह से निचले इलाकों को पानी नहीं मिल पाता था, और जिसकी वजह से वहां के जो गांव है वो संकट की स्थिति में आ जाते थे, और इसके बाद नीचे और ऊपर वाले आपस में लड़ जाते थे। ठीक है, चलिए, तो ये तीन कारण हमने पढ़ लिया। आगे बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं क्या लिखा है, पानी और जमीन को लेकर झगड़े। अभी मैंने आपको बताया जब पानी नीचे आएगा नहीं तो पानी को लेकर लड़ाई होगी। तो क्या लिखा है, अक्सर गांव में पानी और खेतों के लिए आपस में झगड़े होते रहते थे। आगे, युद्ध और लूटमार। जब कोई समूह लड़ाई जीतता था तो वह अपने साथियों को लूट का माल बांट देता था, यानी कि आपस में बंटवारा कर लेते थे, और जो हारने वाले थे इन लोगों को बंदी बना लिया जाता था, और बंदी बनाने के बाद कुछ भी काम दे देना, जैसे चौकीदारी का काम करवा देना, नौकर बना लेना, दास दासी बना लेना, इस प्रकार से चीजें कर लेता था। तो बंदी बनाए गए लोगों का उपयोग कैसे करते थे, बंदियों को चौकीदार बना लेते थे, नौकर बना लेते थे, और इस तरीके की चीजें करते थे। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई भूमि उपजाऊ होने के बाद भी कई बार खेती में संकट क्यों आ जाता था, इसलिए क्योंकि फरात नदी की अनियमितता थी, बार बार गांव उजड़ते थे, मानव निर्मित समस्याएं भी थी, पानी जमीन को लेकर कई सारी लड़ाई हो जाता था, युद्ध और लूटमार भी होता था, और बंदी बनाए गए लोग जो होते थे उनका वो सही उपयोग भी कर लेते थे, क्योंकि जो हारेगा उसको जो मर्जी वो बना ले, क्योंकि भाई वो तो गुलाम बन गया ना, ऐसे। अब हम शहरों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे उर के बारे में बात करेंगे, उरुक के बारे में बात करेंगे, मारी के बारे में बात करेंगे, तो इनके बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, उरुक उन दिनों का सबसे पुराना मंदिर नगरों में से एक था, यानी कि अगर कहा जाए तो उरुक का जो विकास हुआ था लमसम 250 हेक्टेयर में हुआ था। ठीक है, हेक्टेयर में हुआ था, तो अब 250 हेक्टेयर में इसका हुआ था, जो कि उस समय का सबसे लंबा चौड़ा था। तो आप समझो इसको ना मंदिर और नगर दोनों के नाम से जाना था, मंदिर और नगर दोनों के नाम से जाना जाता था। यहाँ से सशस्त्र योद्धाओं तथा मारे गए दुश्मनों के चित्र देखने को मिले। आप अपने पुस्तक में आप देखोगे ना तो आपको यहाँ इस तरीके से जो चित्र हैं दिखाई देंगे, जहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो कि तीर धनुष लेके सामने वाले को मार रहा है, एक ऊपर है जो सामने वाले को तलवार से मार रहा है। इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या लिखा है, यहाँ से सशस्त्र योद्धाओं तथा मारे गए दुश्मनों के चित्र देखने को मिलते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण से ये पता लगता है कि लगभग देखा जाए तो 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर का विस्तार हुआ था, लमसम 250 हेक्टेयर तक हो गया। ठीक है, और इस विस्तार के कारण कई छोटे छोटे गांव भी उजड़ गए थे, इसलिए क्योंकि ये जब अपना विस्तार कर रहा था तो कई सारे गांवों को उजाड़ दिया था, और इस तरीके से ये अपना विस्तार किया था। ठीक है, विस्तार करने का मतलब यही हुआ ना कि शहरों का निर्माण करने लगे थे, गांवों को उजाड़ कर वहां पे बहुत सारी चीजें। तो देखिए, तो उरुक में हमने ये सारी बातें पढ़ ली। अब देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को याद रखिएगा। 3000 ईसा पूर्व में उरुक का विस्तार 250 हेक्टेयर में हुआ था, जो कि 1 नंबर में आता है। दूसरे नंबर पे ये वाला क्वेश्चन आता है, ये भी 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो इस बात को याद करके रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। आगे क्या लिखा है कि बड़ी संख्या में लोगों को अपना गांव छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था, क्योंकि जब इनका विस्तार हो रहा था तो कई सारे गांव यहाँ से उजड़ गए थे। उरुक का यह क्षेत्रफल बाद में विकसित हुआ मोहनजोदड़ो से भी दुगुना हुआ, यानी कि उरुक जिस तरीके से फैला, कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो, जो कि आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे, मोहनजोदड़ो जितना था उससे 2 गुना था। अब मोहनजोदड़ो भी बड़ा था तो उसका 2 गुना यह था, इसलिए हम कहते हैं 250 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। उरुक की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर मजबूत दीवार बनाई गई थी, प्राचीर का मतलब क्या होता है, बहुत ही मजबूत दीवार बनाई गई थी, जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करती थी, ताकि दूसरे जो राजा हैं, ठीक है, वो इस पे आक्रमण ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीजें हैं। बाकी आप इस इमेज के तौर पे आप देख सकते हो कि बहुत ही खतरनाक जगहों में से एक था, जहाँ पे इस तरीके से प्रताड़ित चीजें की जाती थी, एक दूसरे को मारा जाता था। देखिए ये बंदी बनाकर मार रहे हैं, इधर रस्सी बांध कर मार रहे हैं,
इधर भाले से मार रहे हैं, ठीक है, इधर बंदी बना रखे हैं, इधर बंदी बना रखे हैं, इधर बना रखे हैं। तो इस प्रकार से ये लड़ते भिड़ते थे और एक दूसरे को मारते थे, ठीक है। अब बात करते हैं एक नए क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? दक्षिणी मेसोपोटामिया में मंदिरों का काम इस प्रकार होता था। किस प्रकार होता था? अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जो मंदिर जो है ना, मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे और मंदिर का स्ट्रक्चर कैसा होता था, और दूसरे नंबर पे कि जो मंदिर बनाने में समय कितना लगता था, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, युद्ध बंदियों तथा स्थायी लोगों को जबरन मंदिर में काम करना पड़ता था। अब युद्ध बंदी कौन हो गए? जब युद्ध होता था तो सामने वाले को, जब सामने वाला बंदा हार जाता था तो उसको बंदी बना लिया गया, और जब वो बंदी बना लिया गया है तो उसको जबरदस्ती काम करवाया जाता था। कहाँ पर? इन मंदिरों में। और बदले में क्या मिलता था? बदले में इनको खाने को दिया जाता था। तो क्या लिखा है, युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को जबरन मंदिरों में काम करना पड़ता था। काम के बदले में उन्हें अनाज दिया जाता था। अनाज देने के लिए बकायदा राशन सूचियां होती है। जिस तरीके से आज की डेट में राशन कार्ड होता है ना, इतने सारे बंदे हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिस्ट बना देते थे और उस तरीके से राशन बांटते थे। मंदिर निर्माण का कार्य कई वर्षों तक चलता था। एक मंदिर के निर्माण में लमसम 1500 लोगों ने लगातार 5 साल तक काम किया और हर रोज वो 10 घंटे काम करते थे। आप सोचो कि 1500 व्यक्ति एक दिन में 10 घंटे काम करते हो और 5 साल तक लगातार काम किया। आपका जब घर बनता है तो आप देखते हो कि आपका घर कितने महीने में कंप्लीट हो जाता है? हार्डली टू हार्डली 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। और कितने बंदे काम करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 बंदे काम करते हैं। 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, 10 बंदे काम करते हैं। यहां सोचो मंदिर बनाने के लिए लमसम 1500 लोग काम कर रहे हैं, हर रोज 10 घंटे काम कर रहे हैं और 5 साल तक काम किया। सोचो कितना बड़ा वो है ना। आगे, शासक के आदेश पर आम लोग मंदिर के लिए ईंट बनाना, धातु खनिज लाना जैसे काम करते थे, ठीक है। यानी कि इसमें कामों को डिवाइड कर दिया गया था। सैकड़ों लोग मिट्टी के शंकु बनाते थे और उसे पकाते थे। मिट्टी के शंकु मतलब समझो कि जैसे मंदिरों के साइड साइड में है ना, पिलर्स पे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ना, तो इस तरीके से शंकु बनाते थे और इस पे डिजाइन बल करते थे और इसको रंगीन करते थे, ये चीज बनाते थे। इन शंकुओं को रंग कर मंदिर के दीवारों में सजा दिया जाता था और इस प्रकार से चीजें होती थी। अच्छा, मंदिरों को बनाते कैसे थे? काफी लंबा चौड़ा बनाते थे, बीच में एक आंगन बनाते थे, या फिर समझो बीच में एक मंदिर बना दिया, उसके साइड मंदिर बना। कई सारे मंदिर आप लोग ने देखा होगा कि एक जगह पे एंट्री द्वार होता है और यहाँ पे एक बीच में एक मंदिर होता है और साइड में सारे मंदिर 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 ऐसे करके, मतलब रूम बना के सारे देवताओं को लगा दिया। तो इस प्रकार से चीजें होती थी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब उर नगर की व्यवस्था की बात करते हैं कि भाई उर नगर किस तरीके से व्यवस्थित था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है नगर नियोजन। क्या होता है नगर नियोजन? जब भी किसी भी शहर को बसाया जाता है तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बसाया जाता है। सबसे पहले रोडों का निर्माण करवाया जाएगा, उसके बगल बगल में नालियों का निर्माण कराया जाएगा, फिर साइड साइड में प्लॉटिंग काटी जाएगी, ठीक है। फिर बताया जाएगा कि ये पार्क का एरिया है, ये स्कूल का एरिया है, ये यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, ये मेट्रो लाइन जाएगी। इस तरीके से चीजें होती हैं आज की डेट में। ऐसे ही इसी को कहते हैं नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग के साथ करना। लेकिन अगर मैं बात करूं उर की, तो उर में इस प्रकार से कोई भी प्लानिंग नहीं था। जैसे एक गांव होता है ना, गांव की तरह से बना दिया जाता है, उसी प्रकार से उर को भी बसाया गया, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। क्या था? नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। तो क्या लिखा है कि नगर निर्माण तथा योजना, नगर की योजनाओं में नियमितता नहीं थी। नियमितता का मतलब क्या होता है? बहुत ही डिसिप्लिन के साथ नहीं बनाया जाता, बहुत ही नियम के साथ नहीं बनाया गया था। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नगर नियोजन है इसका अभाव था। अभाव का मतलब होता है कमी था। आगे क्या लिखा है? गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, सकरी थी मतलब पतली थी, जिससे पहिए वाली गाड़ी घरों तक नहीं जा सकती थी। जल निकासी की व्यवस्था घरों के आंगन में होती थी ताकि गलियां कीचड़ से भर ना जाए। तो आप जैसे देखते हो कि घर जैसे बनाए जाते हैं गाँव में, अक्सर घर आपने खपड़े का घर देखा होगा, जिसमें पानी अगर गिरेगा ना तो पानी जो है गिरने के बाद छत के द्वारा ऐसे करके आंगन में आ जाता है। यानी कि बीच में आंगन बनता था, साइड साइड में रूम बनता था, और यहाँ पर अगर देखा जाए जो छत का जो पानी है वो सीधा सीधा आंगन में आके गिरता था, ठीक है, चारों तरफ से, ठीक है।
तो ताकि बाहर कीचड़ ना हो, इस प्रकार से करके मतलब कुछ ऐसे सिस्टम बना रखे थे। आगे बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में। अभी हमने बात किया नगरों के बारे में, नगर निर्माण योजनाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था, यानी कि किस तरीके से पैसों का लेन देन होता था, काम किस तरीके से होता था वो। तो उर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे व्यापार भी अच्छा खासा होता था। व्यापार वस्तु विनिमय होती थी, यानी कि वस्तुओं का लेन देन होता था। कोई वस्तु देता था एक तो दूसरे वस्तु को लेता था। अनाज, वस्त्र, धातु, मिट्टी के जो बर्तन होते थे आपस में इसका लेन देन होता था। व्यापारिक लेन देन भी होते थे, इसके सारे रिकॉर्ड भी रखे जाते थे और इसकी वजह से लेखन प्रणाली का उपयोग हुआ। देखिए इस चैप्टर का नाम ही है लेखन प्रणाली, सॉरी लेखन कला और शहरी जीवन। तो शहर के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, उरुक, मारी, बेबीलोन, ये सब शहर हो गए। अब लेखन प्रणाली, लेखन का यूज कहाँ होता था? सबसे पहले अपने रिकॉर्डों को रखने के लिए, नगरों के बारे में जो चीजें लिखी जाती हैं उनके लिए। तो ये जो उधारी और ये सारी चीजें जो होती थी, इन सब चीज का रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है। सामाजिक व्यवस्थाओं की अगर मैं बारे में बात करूं तो समाज में कई सारे वर्ग थे, जैसे राजा हो गया, पुजारी हो गया, व्यापारी हो गया, कारीगर हो गया, किसान हो गया, मजदूर हो गया, दास हो गया, इस प्रकार के लोग होते थे। युद्धबंदियों, गरीबों से जबरन काम करवाया जाता था, यानी कि युद्धबंदी, अभी मैंने बताया कि मंदिरों का निर्माण में जो युद्धबंदी होते थे, जो युद्धों में हार जाते थे, उनसे काम करवाया जाता था। गरीबों से काम करवाया जाता था, और भी जबरन, जबरन का मतलब क्या हुआ? जबरदस्ती काम करवाया जाता था। तो ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं। धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में बात किया जाए तो उर नगर में मंदिर, जिसको जिगुरैट कहा जाता था, नगर का प्रमुख केंद्र होता था। यानी कि मंदिर एक ऐसा केंद्र होता था जहां पे आर्थिक और सामाजिक काम दोनों होता था। ठीक है। तो क्या लिखा है कि धार्मिक कार्यों का संचालन पुजारियों द्वारा स्टार्टिंग में होता था, लेकिन आगे चल के पुजारियों के बाद यहाँ पे आ गए राजा, जिन्होंने मंदिरों पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद यहीं से मंदिर पूजा पाठ के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी बन गया था। यानी कि यहीं से आर्थिक, राजनीतिक हर एक चीजें यहीं से चलती थी। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो क्या लिखा है? नगर का जो संचालन है, संचालन मतलब जो कार्यभार है, राजा के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। कर वसूली हो गया, लेखांकन का पूरा प्रबंध यहाँ पर होता था। घरों की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, घरों की विशेषताओं की बात किया जाए तो घर के दरवाजे आंगन में खुलते थे। घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे? आंगन में खुलते थे। ठीक है। और कहा यह जाता है, जैसे गांव में ऐसी चीजें देखने को मिलती है, घर के दरवाजे आंगन में खुलते हैं, अंदर की तरफ खुलते हैं, ताकि अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई घर में नहीं है, लेडीज ही है, तो लेडीज उस दरवाजे के पीछे छुपकर सामने वाले से बात कर सके, यानी कि अपना पूरा शरीर उसको ना दिखाए। और ये कहा जाता था सभ्यता थी। ठीक है। और सभ्यता, संस्कार, इस प्रकार से चीजें कही जाती थी। और ये वाकई सही है, क्योंकि देखो अब चाहे आप इसको पुरानी सोच माने हो या जो भी चीज मानो, लेकिन पहले की जो प्रथा ऐसी थी, खास करके जो गांव में जो बहुओं के लिए किया जाता था, ये काफी अच्छी थी कि जो गेट है अंदर की तरफ खुलता था और सामने वाले से टॉक करते थे तो उस दरवाजे के पीछे छुप के करते थे। ठीक है, ऐसे करके। तो घर के दरवाजे आंगन में खुलते थे, जिससे परिवार की जो गोपनीयता है वो बनी रहती थी। और घरों के निर्माण से जुड़े कई सारे अंधविश्वास भी देखने को मिले हैं, जैसे घर की दहलीज ऊंची होनी चाहिए। ठीक है। और जिसकी वजह से घर में धन दौलत आता है। कहा जाता है कि जो घर की जो दहलीज है, दहलीज का मतलब चौखट नीचे वाला, ये ऊंचा होना चाहिए, और जो ऊपर वाला है, ठीक है, जो गेट का जो वो है वो नीचे होना चाहिए, ताकि जो अंदर लोग घुसे ना तो सबसे पहले पैर उठाए, क्योंकि दहलीज ऊपर है तो पैर पूरा उठा के अंदर घुसे, और साथ ही साथ झुककर, क्योंकि मंदिर का जैसा गेट होता है ना नीचे, इस तरीके से, ताकि घर भी एक प्रकार का मंदिर है, तो ताकि जब नीचे आप घुस रहे हो ना तो एकदम नीचे झुक के तब अंदर घुसो, ताकि मंदिर समझो, घर भी एक प्रकार का मंदिर, और इसकी वजह से घर की बरकत होती है, ऐसा कहा जाता था। इसलिए दरवाजा छोटा होता था, गेट का जो वो था तो छोटा होता था, दहलीज ऊपर उठी हुई होती थी। आगे आगे चल के मृत्यु तथा समाधि स्थल की बात किया जाए तो नगर वासियों के लिए विशेष कब्रिस्तान इत्यादि बनाए जाते थे, जहाँ पे समाधियां या फिर ये कहो कि शव को दफनाया जाता था। अब बात कर लेते हैं मारी नगर की व्यवस्थाओं के बारे में। ठीक है, मारी किस तरीके से था, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैंने पीछे करा है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मारी एक ऐसी जगह पे स्थापित था या स्थित था जहां पर सारी जो नावें हैं ना, नाव, क्योंकि उस समय नाव के द्वारा ही व्यापार होता था, तो सारी नावें वहां पे पहले रुकती थी और फिर उसके बाद आगे जाती थी। तो यहाँ पे प्रशुल्क वसूला जाता था। प्रशुल्क का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार से टैक्स वसूला जाता था। कितना टैक्स? 10% टैक्स वसूला जाता था।
तो क्या लिखा है, मारी नगर 2000 ईसा पूर्व के बाद एक शहरी राजधानी के रूप में फला फूला। यह एक व्यापार आधारित समृद्ध शहरी केंद्र था, यानी कि यहाँ पर व्यापार अच्छा खासा होता था। और समृद्ध शहरी केंद्र का मतलब क्या हुआ था, ये काफी अच्छा केंद्र था, ठीक है, जहाँ पर व्यापार अच्छा खासा होता था। और समझो जैसे होता नहीं कि एक शहर ऐसा है जहाँ पे वो बहुत डेवलप्ड है, अमीर है वहाँ पे, है ना, अमीर समझो, मतलब वहाँ पे सारे लोग अमीर हैं, बहुत अच्छा है, डेवलप्ड है। यहाँ से लकड़ी, तांबा आदि वस्तुओं को नावों के जरिए फरात नदी से दक्षिण तुर्की, सीरिया, बेबीलोन भेजा जाता था। यानी कि इन जगहों से फरात नदी के द्वारा दक्षिणी तुर्की, सीरिया, बेबीलोन, इन जगहों पर भेजा जाता था क्या, तांबा और लकड़ी, ये सब वस्तुएं, ठीक है। सामान लदे जलपोत मारी में रुकते थे और अधिकारी माल की जांच करते थे और 10% प्रशुल्क को वसूला करते थे। मारी नगर व्यापार तथा कर प्रणाली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा व्यापार भी होता था और यहाँ पे टैक्स वसूला जाता था। नगर में राजा, अधिकारी, प्रशासन का संचालन होता था, यानी कि यहाँ पर नगर का जो संचालन किस तरीके से होता था, यहाँ का राजा करता था, यहाँ के जो अधिकारी होते थे, जो प्रशासन में अपना कार्य योगदान देते थे, ये सारे लोग यहाँ पे संचालन इत्यादि किया करते थे। तो ये था मारी के बारे में। और आगे भी है थोड़ा सा क्या है, मारी का विशाल राजमहल, शहरी निवास, प्रशासनिक केंद्र, कीमती वस्तुओं के आभूषण निर्माण का स्थल था। यानी कि मारी एक ऐसा जगह था जहां पर शाही लोग रहा करते थे, यानी कि राजघराने के लोग रहा करते थे। प्रशासन का पूरा काम धाम यहाँ पे होता था। कीमती जो धातुएं होती थी वही यहाँ पे निर्माण होती थी और यहीं से लेन देन आपस में होता था, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। लेखन तथा दस्तावेजीकरण की समृद्धि परंपरा भी यहाँ पे थी, ताकि उसको पत्रों पे लिखा जाए और अभिलेखों में देखने को मिला। यानी कि अगर देखा जाए तो पत्रों तथा अभिलेखों पर चीजें लिखी जाती थी, जो आज की डेट में इसका प्रमाण भी है कि वहां पे ये सारी चीजें होती भी थी और इन चीजों पर लिखा भी जाता था। राजा के भोज में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा इत्यादि बियत परोसे जाते थे, यानी कि सर्व किया जाता था। और एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये चीजें लगा दिया, हालांकि ये कार्टूनिस्ट है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो चीजें हैं एज्यूम कर पाओ, इस वजह से मैंने ये चीज लगा दिया है। नगर में सामाजिक वर्ग मौजूद थे, जैसे शासक, अधिकारी, व्यापारी, सैनिक, आम नागरिक, ये सारे लोग नगर में मौजूद थे। मारी की इमारतें तथा महल संगठित रूप से बनाए गए थे, जो कि नगर की समृद्धि को दर्शाते थे। अब देखो, जो मारी था ये नियोजित पद्धति के हिसाब से बसाया गया था, यानी कि वहां पे प्लानिंग के साथ चीजें की गई थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो मारी की इमारतें, महल संगठित रूप से बनाए गए थे और ये नगर की समृद्धि को दर्शाते थे कि भाई ये अच्छा खासा नगर है, ठीक है, जो कि समृद्ध है, विकसित है। अब बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया की उपलब्धियां क्या है। देखो ये 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है, उपलब्धियों के बारे में बात करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज लेखन कला का विकास। यहाँ पे क्या हुआ था, लेखन कला का विकास हुआ था, ठीक है। लिखने पढ़ने की प्रणाली यहीं से शुरू हुई थी। विश्व की पहली लेखन प्रणाली किलाक्षर लिपि का यहाँ पे निर्माण किया गया था या फिर शुरू हुआ था। मिट्टी की पट्टियों पर व्यापार, कर, साहित्य आदि की जानकारी देखने को मिली है। दूसरे नंबर पर नगर नियोजन और निर्माण, हमने बात किया है उरुक मारी, ठीक है। ये ऐसे जो जगह है जहाँ पे नगर नियोजन की चीजें देखने को मिली है। जिगुरेट यानी कि मंदिर, मजबूत तथा प्राचीन का निर्माण, यानी कि मंदिरों के विशेषताओं के बारे में बात की गई कि उस समय मेसोपोटामिया में सोचो मंदिर कितने बड़े बड़े बनाए गए थे, और ये भी एक प्रकार की उपलब्धि है, अचीवमेंट है, ठीक है। आगे आज मंदिर जब बनाया जाता तो आप सोचते हो, देखो हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि काफी समय से भी हो रहा है और काफी भव्य बनाया जा रहा है, काफी बड़ा बनाया जा रहा है, तो उसमें समय लग रहा है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि पहले के समय में जब मेसोपोटामिया में मंदिरों का निर्माण होता था तो कुछ इस प्रकार से ही होता था। आगे वास्तुकला तथा कला के बारे में, मिट्टी की ईंटों में बड़े बड़े भवन और मंदिर इत्यादि बनाए गए हैं, ठीक है। सिलेंडर सील, मूर्तियां, दीवारों की सजावट की परंपरा। सिलेंडर सील का मतलब क्या हुआ कि जो सील है यानी कि मोहर है, मोहरे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, उसके पहले वाले पार्ट में, कि वो बेलन की तरह होता है, समझो इस पे कई सारी चीजें छपी हुई हैं और इसको ऐसे रखकर ऐसे प्रेस कर दिया जाता था, ठीक है, ऐसे घुमा दिया जाता था, इसकी वजह से जो इस पे छपी हुई चीजें इस पे आ जाती थी, ठीक है। तो सिलेंडर सील हो गया, मूर्तियां हो गई, दीवार की सजावट के लिए बहुत ही अच्छी परंपरा थी, वहां पे वो सारी चीजें हो जाती थी। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक ज्ञान की बात करें तो खगोल शास्त्र, गणित,
समय गणना करना, ये चीजें बहुत ज्यादा उन्नत थी। और मैंने आपको बताया था साल को महीनों में, महीनों को हफ्तों में, हफ्तों को दिनों में, दिनों को घंटों में, घंटों को मिनटों में, है ना। ये चीजों का जो ज्ञान है ये मेसोपोटामिया से देखने को मिला है। ठीक है, क्या लिखा है 60 के आधार पर एक सेकंड रुकिएगा, क्या लिखा है 60 के आधार पर समय मापन, 60 सेकेंड, 1 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, ये सारी चीजें। यानी कि अभी मैंने बताया ना, इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि साल को महीनों में, महीनों को वीक्स में, वीक्स को दिन में, दिन में, दिन का घंटे में, घंटे में, घंटे का हो गया मिनट्स में, मिनट का सेकेंड में। तो इस तरीके से डिवाइड अपने आप से करके आप लिख सकते हो। हालांकि इस तरीके की चीजें की गई, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या किया गया था। कानून प्रणाली वहां पे अच्छी खासी थी। जैसे राजा हम्मुराबी द्वारा बनाए गए हम्मुराबी संहिता, जो कि विश्व की पहली लिखित कानून संहिता मानी जाती थी, ठीक है। कि उन्होंने जिस तरीके से आज की डेट में संविधान, उस तरीके से उन्होंने उस समय संहिता का निर्माण कराया था, कानून संहिता का निर्माण कराया था, ठीक है। आगे सिंचाई तथा कृषि प्रणाली की बात कर लिया जाए, नहरों तथा जल मार्गों का निर्माण करवाया गया था, जिसकी वजह से खेती उन्नति थी, काफी अच्छा खासा खेती हो पाता था, क्योंकि जल मार्ग बनने की वजह से जो पानी है इजिली खेतों तक पहुंच जाता था, इसकी वजह से सिंचाई अच्छी खासी हो पाती थी। फरात तथा दजला नदियों के जल का कुशल उपयोग होता था, इसकी वजह से खेती अच्छी हो पाती थी। व्यापार तथा अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो लंबी दूरी तक व्यापार होता था, जैसे तांबा, लकड़ी, पत्थर, इन चीजों को आयात तथा निर्यात किया जाता था, ठीक है। मुद्रा की जगह वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि स्टार्टिंग में मुद्रा नहीं था, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। जैसे मेसोपोटामिया में जो वस्तु नहीं थी, जैसे धातु की कमी थी, तो धातुओं को ये परचेज करते थे, मतलब आयात करते थे, और बदले में क्या देते थे, अनाज को सेल करते थे, ठीक है। राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों की बात किया जाए तो संगठित शासन प्रणाली, नगर राज्य, कर व्यवस्था इत्यादि अच्छी खासी थी। समाज में विभिन्न वर्गों की स्पष्ट पहचान भी देखने को मिली है कि विभिन्न प्रकार के वर्ग थे, जैसे राजा हो गया, अधिकारी प्रशासनिक वर्ग हो गए, व्यापारी वर्ग हो गए, नॉर्मल जनता यानी कि आम जनता हो गई, ये सब चीजें। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, ये उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, जिसमें लेखन कला के बारे में, नगर योजना के बारे में, वास्तुकला के बारे में, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में, कानून प्रणाली, सिंचाई, ठीक है, व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक सामाजिक संगठन। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो इसके साथ साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, और भी जो क्वेश्चन आंसर है, जब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें सारी चीज की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी देखो यार, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो लगे कैसी रही जरूर बताना, क्योंकि इस तरीके का नोट्स आपको खैर देखो, अब ये तो आप देखोगे तभी आप लोग को पता लगेगा। एटलीस्ट जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर बनाने की कोशिश किया हूँ, ताकि इजी वे में आपको समझना, कहीं भागना ना पड़े। विकास स्टडी पॉइंट का जो नोट्स है ना, वो आपको बेहतरीन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा है, क्या यह कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? तो पहले समझते हैं खानाबदोश थे कौन। खानाबदोश ऐसे लोग होते हैं जो कि खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, पशुओं को चराते रहते थे, और देखते देखते शहरों या गांव पे अटैक कर देते थे, वहां उसको लूट मार करके लेकर भाग जाते थे। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये खानाबदोश लोग है ना, ये खानाबदोश पशुचारक, पशुओं को चराते थे, ये पूरा नाम है। तो क्या यह कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक ये शहरी जीवन के लिए खतरा थे? ये चीजें तो हालांकि अगर कहा जाए तो शहरी जीवन के लिए उतना ज्यादा खतरा नहीं थे, लेकिन खतरा तो थे, ठीक है। तो क्या लिखा है, इनकी सारी चीजों पे, गतिविधियों पे शक होता था, और ये कई बार ऐसा हुआ है कि हमला भी कर दिए। इस वजह से आप इसको हाँ भी बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, ये शहरी जीवन के लिए खतरा थे, ठीक है। तो क्या लिखा है, हाँ ये कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स है, इसके हिसाब से चीजें एक्सप्लेन की गई है। जैसे खानाबदोश पशुचारक एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे, जबकि शहरी जीवन स्थायित्व और व्यवस्थित रूप से आधारित था। यानी कि जो शहर में जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल ही व्यवस्थित रूप से रहते हैं, और स्थायित्व का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे फिक्स है, उनका दौड़ना भागना नहीं होता, एक जगह पे स्थापित है, एक जगह पे फिक्स है। लेकिन जो खानाबदोश पशुचारक है, ये पशुओं को चराने आते थे और देखते देखते लूट लेते थे, ठीक है। आगे वे अक्सर अपने पशुओं के लिए नए चारागाह की तलाश में शहरों के आसपास पहुंच जाते थे। कई बार उन्होंने शहरी इलाकों पर हमला किया और अन्य पशु धातु
संसाधनों को लूट भी लिया और उनके हमले से नगरों की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को नुकसान भी देखने को मिल जाता है। जब वो हमला करते थे इसकी वजह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी खराब हो जाती थी और राजनीतिक स्थिरता भी खराब हो जाती थी। वे शहरी प्रशासन तथा कानूनी व्यवस्था को चुनौती देते थे कि मेरे देखो हम ऐसे हम लूट के भाग जाएंगे, आपको जो करना है कर लो, ठीक है। आगे, उनकी जीवन शैली तथा संस्कृति शहरी समाज की मूल्यों तथा संरचना से मेल नहीं खाती थी, जिससे टकराव होता था। यानी कि उनकी जिस तरीके से जीवन शैली थी, इनके रहने का जो तौर तरीका था, ठीक है, संस्कृति हो गई, ये तो जस्ट एज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लगाया है, ठीक है। तो उनकी जीवन शैली हो गई, उनकी जो संस्कृति हो गई, उनकी जो शहरी समाज की जो वो चीजें थी, वो शहरों के साथ मेल नहीं खाते थे, ठीक है। उनके रहने का जो तौर तरीका है वो शहरों से मेल नहीं खाता था और कई बार इसकी वजह से टकराव जैसी स्थिति देखने को मिल जाती थी। मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के ऐतिहासिक अभिलेखों से ऐसे हमले का उल्लेख देखने को मिलता है कि भाई हाँ, खानाबदोश लोग शहरों के लिए आक्रमण करते थे, शहरों पे आक्रमण करते थे। इन कारणों से खानाबदोश को शहरी जीवन की शांति तथा विकास के लिए खतरा माना जाता था और इन्हीं कारणों से ये कहा जाता है कि जो खानाबदोश है वो शहरी जीवन के लिए खतरा है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा और बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सबको कवर करने की कोशिश की है और बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐप की खूबी जो है उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप बहुत ही अच्छे से तरीके से जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये ठाना है कि कम से कम 100 बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनको 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिले, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिले हिस्ट्री, पोल साइंस में और जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा खासकर उनमें, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ाने का मेन मोटिव मेरा यही है कि आपको अपने कमियों पर काम करना है, जितना बेटर हो सकता है उतनी सुविधा मैं दूंगा। आपको स्टडी करना है, अच्छा नंबर लाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। कम से कम 100 बच्चे ऐसे आए जिनको 100 में 100 नंबर लाने हैं। अब आप ये देख लीजिए कि क्या आप उनमें से एक हो कि नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो बनना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा और सारी सुविधाएं दूंगा जिसकी वजह से आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस बार अच्छे से एग्जाम को फोड़ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।